हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पीजीसीएल डीटी डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज इस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में दोस्तों आज का जो नया क्वेश्चन पेपर है ये 27/10/2018 ईस्टर्न रीजन का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया था इस एग्ज़ाम में, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, 750 kV लाइन कैन नॉर्मली कैरी है एज मच एज पावर एज हाउ मेनी 400 kV सर्किट फॉर ए इक्वल डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखो, बोल रहा है कि 750 kV का लाइन है और एक 400 kV का लाइन है और दोनों इक्वल डिस्टेंस पे पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। तो कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकता है 750 kV लाइन कंपेयर टू 400 kV। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज स्क्वायर। तो यहाँ पे कर सकते हैं P1/P2 इक्वल टू V1² अब देखो P1 इक्वल टू क्या होगा, P2 इंटू V1/V2 का स्क्वायर। P2 इंटू V1/V2 क्या है, V1 आपको दिया हुआ कितना 750 और वोल्टेज कितना है 400, 750/400 स्क्वायर। तो ये करेंगे तो लगभग आपका जो P1 इक्वल टू आएगा 3.9 P2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो कितना टाइम्स हो गया लगभग, अगर इसको लिखेंगे P1 इक्वल टू 4P2, तो कितना टाइम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा कंपेयर टू 400 kV लाइन। 750 kV लाइन जो है कितना 4 टाइम्स भी करेगा, तो कितना होगा 4 आंसर। सपोज को लोग 400 kV ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर रेंज में 100 मेगावाट पावर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो 750 kV लाइन वही 100 किलोमीटर के रेंज में कितना करेगा, 400 मेगावाट पावर ट्रांसफ़र करेगा। इसका मतलब ये हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻80 sin ωt। देखो, लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात हुई है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है e⁻⁻80 sin ωt। तो इसका क्या हो जाएगा ω/s + a का ω² प्लस s + a का होल स्क्वायर प्लस ω²। क्या हो जाएगा सही आंसर फर्स्ट। ठीक है, इसमें दोस्तों कभी कभी क्या है, यहाँ पे e⁻⁻80 cos ωt रहता, तब आपका सही आंसर क्या होता s + a/s + a का होल स्क्वायर प्लस ω²। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था e⁻⁻80 sin ωt, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ω/s + a का होल स्क्वायर प्लस ω²। e⁻⁻80 पूछता तो क्या होता 1/s + a। अगर e⁻80 पूछता तो क्या होता 1/s - a। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देखेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर इसमें कन्फ्यूजन होगा सॉल्यूशन करने में। देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर ए गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R सच दैट नो पावर इज डिसिपेटेड अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। देखो 2 ओम का रजिस्टर कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पे है। इसके अक्रॉस में पावर बोल रहा है कि 0 है, नो पावर। तो 0 पावर का कब होगा, P = I² R की जगह 2 है, तो 0 पावर क्या होगा I² × 2। इसका मतलब करंट क्या होगा 0 फ्लो करेगा। करंट 0 का मतलब जो 2 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस में, इसके थ्रू करंट 0 का मतलब है कि इसको हम क्या कर दिए, ओपन कर दिए। ठीक है, ओपन कर दिए। तो अब क्या होगा, ब्रिज क्या हो गया, जैसे ही करंट अगर आपका 0 फ्लो करेगा तो इसका मतलब ब्रिज क्या है, बैलेंस है। बैलेंस कंडीशन में ब्रिज बैलेंस है, तो इसका मतलब क्रॉस आर्म का मल्टीपल अपोजिट क्रॉस आर्म का मल्टीपल इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर A करेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, अगर इसको D मानेंगे इस आर्म को, तो A × C इक्वल टू क्या हो जाएगा B × D। ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन, ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन में ये क्या है, अंडर बैलेंस कंडीशन कब होगा, जब करंट कितना होगा इसके थ्रू 0 करंट। मतलब जो गैल्वेनोमीटर अगर यहाँ पे लगाएंगे तो 0 रीड करेगा, तो इसका मतलब ब्रिज क्या है, बैलेंस है। तो AC = BD। अब A आपको पता है 1 ओम दिया है, C आपको पता निकालना पड़ेगा, R दिया हुआ है, B आपको पता 1 और D क्या है 3, तो R = क्या हो जाएगा 3 ओम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रिले इज ऑल्सो कॉल्ड एज
एंगल इम्पीडेंस रिले। देखो एंगल इम्पीडेंस रिले जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिटेंस रिले भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज रीस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले। डायरेक्शनल आप लिखते जाइए कॉपी में, ठीक है, बहुत डायरेक्शनल रिले। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोहो रिले, MHO रिले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहो रिले। और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। और रिएक्टेंस रिले जो है दोस्तों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, और इम्पीडेंस रिले मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। और इम्पीडेंस रिले को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रीस्ट्रेन ओवर करंट रिले, ऐसे भी करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस रिले को वोल्टेज रीस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। और अगर आपका रिएक्टेंस रिले कहाँ पे यूज़ करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। रिएक्टेंस रिले का दूसरा नाम है, उसको रिएक्टेंस रिले को दूसरा क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल रीस्ट्रेंस ओवर करंट रिले। तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्शनल रीस्ट्रेन ओवर करंट रिले, करंट रिले, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका मोहो रिले होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एन इंसुलेटर इज सो डिजाइन दैट इट शुड फेल ओनली बाय, कब फेल होगा इंसुलेटर, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है जब उस पर क्या होगा, फ्लैश ओवर वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट, लो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड नो स्टेबिलिटी स्टैंड बाय लॉसेस। तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो है इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, प्लांट को जब हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, तो उसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है। लो रनिंग कॉस्ट इसलिए कम होता है कि इसमें हम एज ए वाटर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फ्यूल, ठीक है। और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, इसका कम होगा, और इसका नो स्टैंड बाय लॉसेस होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टार बैंक टू द डेल्टा बैंक। तो स्टार और डेल्टा पहले देखिए, स्टार और डेल्टा क्या होता है, स्टार और डेल्टा नेटवर्क में पढ़े होंगे। अगर स्टार कनेक्शन है तो लाइन वोल्टेज जो होता है √3 भी फेज होता है, और लाइन करंट जो होता है फेज करंट के बराबर होता है। लेकिन डेल्टा करंट में क्या होता है, लाइन करंट जो होता है √3 फेज करंट होता है, और लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। और जब भी स्टार कनेक्शन का होगा, जो स्टार बैंक होगा टू डेल्टा बैंक, तो रेशियो ऑफ द कैपेसिटी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 57.7%, ठीक है। 1/√3 होता है, जब 1 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 57.7% होगा कैपेसिटी ऑफ द स्टार बैंक टू द डेल्टा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर कॉमनली यूज्ड ऑन ए सिस्टम ऑपरेटिंग एट ए वोल्टेज अप टू 33 kV। 33 kV वोल्टेज पे हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर ट्यूब। और जो ये सब आप जो देख रहे हो, हॉर्न गैप, रॉड गैप और वॉल्व टाइप अरेस्टर, ये सब करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल में, ठीक है। सपोज को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब 400 kV से लेकर 765 kV के बीच इस टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इफ द लेंथ ऑफ द क्रॉस आर्म ऑफ द टावर इज इंक्रीज, व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द स्ट्रिंग इफिशिएंसी। स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या होगा, जब क्रॉस आर्म ऑफ द टावर को इंक्रीज कर देंगे क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसमें एक और है, बहुत सारा है, क्या क्या करते हैं। देखो स्ट्रिंग इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए एक तो क्रॉस आर्म को बढ़ाते हैं, उसको लंबा करते हैं, दूसरा कैपेसिटिव ग्रेडिंग भी करते हैं, और तीसरा क्या करते हैं, जो ग्रेडिंग रिंग है मतलब ग्रेडिंग रिंग लगा के उसको क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्रॉस आर्म के बारे में पूछा है, तो क्रॉस आर्म क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे इंसुलेटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक कंडक्टर गया है, पावर कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है पावर कंडक्टर, और ये आपका क्या है, ये पोल है, ये क्या है, पोल है, और ये आपका क्या है, इंसुलेटर है।
तो दोस्तों इसी को, ये जो आप देख रहे हो इसी को क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। आप इसको जितना आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना क्या होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है इंक्रीज करेगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है द मटेरियल विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द कैथोड। इसमें दोस्तों जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर प्लेटिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस है कोटिंग ऑफ सरफेस का, ठीक है, किस तरह से हम उस सरफेस पे कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इज कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ द कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 3 फेज 12 पोल अल्टरनेटर ड्रिवन एट ए स्पीड ऑफ 500 RPM सप्लाई पावर टू ए 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर इफ द स्लिप ऑफ द मोटर एट फुल लोड इज 3%। सिंपल है, देखो एक अल्टरनेटर है, ठीक है, उसका दिया हुआ है इतना 3 फेज का है, 12 पोल है, 500 RPM है। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता, पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो NS इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, 120 इंटू F/P। अब देखो NS आपको पता है 500 RPM अल्टरनेटर का दिया हुआ, 120 दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं है, पोल पता है 12 दिया है यहाँ पे। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 जब इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक बार F आ गया, अब देखो फ्रीक्वेंसी आपको आ गया, और यहाँ पे क्या है 8 पोल दिया हुआ। इसका इंडक्शन मोटर का स्पीड नहीं दिया है, कितना मैक्सिमम स्पीड चलेगा। ये तो किसका था, ये अल्टरनेटर का था, ठीक है, अल्टरनेटर का था सिंक्रोनस स्पीड। अब इंडक्शन मोटर कितना मैक्सिमम स्पीड पे चलेगा, 120। F कितना है 50, पोल कितना है इंडक्शन मोटर का 8, तो कितना हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो 750 RPM हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, पूछा ये है कि स्लिप आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कितना फुल लोड स्पीड पे मोटर का स्पीड होगा जब स्लिप कितना होगा 3%। तो स्लिप आपको दिया है 0.03। तो रोटर स्पीड NR इक्वल टू लिख सकते हैं, NR इक्वल टू 1 - S इंटू NS। फॉर्मूला होता है 1 - S मतलब 0.97 इंटू कितना हो जाएगा 750। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लगभग 728 कितना आ जाएगा RPM। 728 RPM को ही अप्रॉक्स 730 RPM लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 730 RPM। Which of the statement is false with respect to shaded pole induction motor? shaded pole induction motor में देखो efficiency vary from efficiency कितना, इतना सही है ये। extremely rugged, ठीक है, ये भी सही है आपका। हाई स्टार्टिंग टॉर्क एक गलत है, एक गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि इसमें लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का। और वेरी लिटर, और ये भी सही है। तो फॉल्स के बारे में पूछा था, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द रोटर पोल ऑफ द सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनसली रोटेटिंग स्टार्टर फ्लक्स। रोटर पोल और स्टार्टर फ्लक्स के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉर्क एंगल होगा। यह टॉर्क एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन द रोटर पोल एंड स्टार्टर पोल इन ए सिंक्रोनस मोटर, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क एंगल। नेक्स्ट है 14 द फिगर्स ऑन 2 कंडक्टर ऑफ इक्वल रेडियस आर लोकेटेड एट ए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द। ये आपका EMT का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको क्या लिखना है, टोटल फोर्स एग्जर्टेड लिखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, E इक्वल टू जो है इसका आंसर हो जाएगा EF इक्वल टू Q/2πε0 इक्वल टू 1/x प्लस 1/2h - x। देखो यहाँ तक x, ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का लिखना है मुझे। EF कितना अप्लाई है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से कितना है आपका 2h है, और x यहाँ तक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2h - x, 2h - x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/2h - x, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 द ट्रांजिएंट वोल्टेज के बारे में पूछा है। ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्ट्रैक्ट एट द नियर करेंट जीरो ड्यूरिंग आर्क पीरियड इज कॉल्ड री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। और इसमें जो होता है दोस्तों, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है RMS वोल्टेज में होता है, ठीक है, क्या चीज़ में होता है, RMS में होता है। नेक्स्ट फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज।
और फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, फ्यूजिंग फैक्टर का जो वैल्यू होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है? मोर देन 1, हमेशा क्या होगा? मोर देन 1। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर में कहाँ पे किस डायोड को यूज़ करते हैं? जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग करंट सीरीज मोटर रन्स। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है सीरीज मोटर किस पे रन करता है? तो दोनों AC एंड DC बोथ पे, ठीक है, AC और DC दोनों पे। सीरीज मोटर जो होता है दोस्तों दोनों होता है, DC सीरीज मोटर होता है, एक AC सीरीज मोटर होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन व्हेन द जनरेटर सप्लाई ए लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर के केस में जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अब देखो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन होता है द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय रोटर फील्ड पोल इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्शन। और ये जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ये क्या करता है? पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। अगर पावर फैक्टर यहाँ पे अगर लैगिंग रहता तो क्या होता? किसके केस में? जनरेटर के केस में बोल रहा है। अगर लैगिंग होता तो क्या होता? डीमैग्नेटाइजिंग। अगर लीडिंग होगा तो क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और इस पे जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में लगभग आते रहता है, ठीक है। बस ये याद रखो कि अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग, लीडिंग के केस में मैग्नेटाइजिंग, और लैगिंग के केस में डीमैग्नेटाइजिंग। कब? जब जनरेटर के केस में। यही मोटर के केस में उल्टा हो जाता है। मोटर के केस में क्या होगा? डीमैग्नेटाइजिंग कब होगा? जब डीमैग्नेटाइजिंग कब होगा? मोटर के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोटर के केस में डीमैग्नेटाइजिंग कब होगा? जब लीडिंग होगा पावर फैक्टर। और मैग्नेटाइजिंग कब होगा? जब लैगिंग होगा। और यूनिटी पावर फैक्टर पे हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, आइदर आप जनरेटर या मोटर दोनों के केस में। और कभी कभी यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी दे दिया, कभी पावर फैक्टर अगर सपोज करो कि 0.6 लीडिंग पूछ दिया, ठीक है, 0.6 लीडिंग मतलब यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर पर, तो मतलब क्या आप उसको बोलेंगे? पार्सली मैग्नेटाइजिंग एंड पार्सली क्या हो जाएगा? पार्सली क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। यहाँ लीडिंग है तो इसलिए मैग्नेटाइजिंग होगा। अगर 0.6 लैगिंग होता है तो पार्सली क्या होता है? डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्सली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए DC वेल्डिंग मोटर जनरेटर सेट व्हिच टाइप ऑफ DC जनरेटर इज यूज्ड। देखो डिफरेंशियल कंपाउंड DC जनरेटर को हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मोटर जनरेटर सेट में वेल्डिंग के लिए, ठीक है। और इसका जो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं? ड्रूपिंग इसका क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है आपको, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक किस मोटर में होता है? ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किस मोटर में होता है? डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में। अब ड्रूपिंग क्या होता है दोस्तों? ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको आप ऐसे, जैसे कि क्या होता है इसमें लो रेसिस्टेंस होता है जब भी आप क्या बोलते हैं? स्मॉलर वोल्टेज को आप अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 21 का क्वेश्चन आप देख सकते हो, कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। तो कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन अगर आपको पता होगा कि मुझे अगर पोल निकालना है, सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, और कहाँ पे है, राइट हैंड पोल क्या है, ठीक है, या जीरो का क्या है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है? 1 + GS इक्वल टू क्या होता है? 0। 1 + GS HS भी मान लो, ठीक है। HS क्या? फीडबैक। अब देखो 1 + GS क्या है आपका? ये क्या है? गेन है, इसी को GS बोलते हैं। GS आपका दिया हुआ है 1 + 1 क्या है? 2S4 + 3S3 + 2S2 + 3S + 2, और क्या है? S मल्टीप्लाई है इसमें। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? और इसको डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन करते हैं तो कितना होगा? 2S5 + 3S⁴ + 2S⁴ + 3S²
प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब आपको रूथ टेबल लिखना है, रूथ रे क्राइटेरिया जो हम लोग लिखते हैं, आर ए क्राइटेरिया, रूथ रे क्राइटेरिया कंट्रोल सिस्टम में पढ़े होंगे। रूथ रे क्राइटेरिया में क्या लिखते हैं, पहले s टू द पावर 5 लिखेंगे, उसके बाद s टू द पावर 5, फिर s टू द पावर 4, फिर s टू द पावर 3, फिर s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, इस तरह से करेंगे, फिर s टू द पावर 0 करेंगे। अब देखो 5 तो क्या है, 2 है, 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, q का कितना हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद क्या है, इधर 0 है। उसी तरह सिमिलरली इसका लिखेंगे 3 3 1। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 2 6, फिर 3 इंटू 2 6, अब भागा क्या होगा 3, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी अगर 0 आएगा, सपोज करो यहाँ 0 आया, तो यहाँ पे मान लो कि कुछ कांस्टेंट है इस तरह से, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट मान लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट मुझे यहाँ लिखना है 3 इंटू 2 क्या होगा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 3 इंटू 6 इंटू बाई 2 बाई कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 4/3, यहाँ 4/3 आ गया। अब नेक्स्ट इसको करेंगे, इससे कितना 3e, ठीक है, बाई इसको यहाँ से करके फिर इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जब करेंगे तो इसका जो आपको आ जाएगा 3/3 माइनस 4/ε0, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको करेंगे 4/3 हो जाएगा, फिर सिमिलरली 1 होगा, अगर आपको रूथ रे क्राइटेरिया आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में देखें 3 माइनस 4/, ये निगेटिव है, ठीक है, तो इसको आप क्या किस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे 3 माइनस 4/3 क्या है, ये निगेटिव नंबर है, क्या है, एक निगेटिव नंबर है, ठीक है। अब देखो जितना साइन चेंज होगा ना, जितना भी साइन चेंज होगा, ठीक है, यहाँ देखो प्लस, ये प्लस प्लस है, प्लस ये क्या है, प्लस माइनस 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 प्लस, तो कितना साइन चेंज हुआ, 2 साइन चेंज हुआ। 2 साइन चेंज मतलब क्या होगा, राइट हैंड पोल कितना हो जाएगा 2, लेकिन सिस्टम क्या होगा, साइन चेंज हो गया तो क्या होगा, अनस्टेबल, तो 2 राइट हैंड पोल होगा और सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सिंपल क्वेश्चन है। 22 में अगर आप एक लाइन का क्वेश्चन आपको पता है यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट व्हेन द सिंक्रोनस स्पीड दिया हुआ है, रोटर स्पीड दिया हुआ है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकाल लो, आप निकालो क्या, आपको स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR बाई NS, 1500 माइनस 1440, तो 60 बाई कितना होगा 1500, कितना हो जाएगा 0.04, स्लिप आ गया। तो आपका क्या निकालना है, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी पे FR इक्वल टू क्या हो जाएगा S इंटू F, तो S क्या है 0.04, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, 50 इंटू 0.04 कितना हो जाएगा 2 हर्ट्ज, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ स्लिप। देखो लार्ज वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए जब भी इस केस में पूछेगा तो अब किस तरह से करोगे, देखो एक तो आपको पहले ये पता होना चाहिए टॉर्क इक्वेशन क्या होता है। टॉर्क इक्वेशन होता है इंडक्शन मोटर का 180/2π/NS, आप लिख लो पेन एंड पेपर अपना नोटबुक में, ठीक है, I2² इंटू R2/S, ठीक है। अगर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 180/2π/NS इंटू SE2² इंटू R2/R2² प्लस SX2 का स्क्वायर, ये क्या है, ये दोनों टॉर्क इक्वेशन। ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। देखो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो E2², ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VN या वोल्टेज स्क्वायर जो भी है, या टॉर्क इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SE2² बाई क्या लिख सकते हो R2, इसी को आप SV1² R2 भी लिख सकते हो। अब देखो एग्जाम में क्या पता, अगर लो स्लिप रीजन पूछता, लो स्लिप रीजन, तो अगर लो स्लिप रीजन पूछता तो प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता, लेकिन हाई स्लिप रीजन पूछा। हाई स्लिप रीजन के केस में जो है हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, कब, हाई स्लिप रीजन में, और लो स्लिप रीजन में प्रोपोर्शनल टू टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, कब, लो स्लिप रीजन में, लो स्लिप रीजन। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लो स्लिप रीजन
ठीक है, लो स्लिप रीजन। और यहाँ पे इस फॉर्मूला की मदद से आप क्या कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इंडक्शन मोटर में आप आसानी से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। 24 है, इन द पर फेज रोटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एज शोन इन द फिगर, एक्सप्रेशन फॉर R1, इस R1 के क्रॉस में क्या होगा। तो ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है R1 इक्वल टू R इंटू 1 माइनस S बाई एस। तो इस तरह से आप इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन विल बी मैक्सिमम। अभी बताए थे क्या होता है, रोटर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस, यानी R2 इक्वल टू SX2। ये क्या हो गया, कंडीशन ऑफ क्या होता है, मैक्सिमम रनिंग टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क का क्या है, कंडीशन है R2 इक्वल टू SX2, या इसी को S इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R2 बाई X2। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर यूज्ड इन वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में जो हमेशा यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करते हैं दोस्तों, देखो यूनिवर्सल मोटर का कहाँ पे, वैक्यूम क्लीनर में। अगर कभी कभी शेडेड पोल मोटर के बारे में पूछता है एग्जाम में, शेडेड पोल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखो शेडेड पोल का आप लिख सकते हो, शेडेड पोल को जो टॉयज में जितना भी खिलौना आता है उसमें यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मॉल फैन, जितना भी छोटा छोटा फैन होता है उसमें यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक। तो यहाँ पे शेडेड पोल मोटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर रन मोटर के बारे में पूछता है, कैपेसिटर रन मोटर के बारे में अगर पूछेगा कि कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, तो कंप्रेशर में उसका यूज़ करते हैं। कहाँ पे, कंप्रेशर, फिर कन्वेयर्स, AC या सीलिंग फैन भी कैपेसिटर रन में ही मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। AC यहाँ पे सिंगल फेज AC सीरीज मोटर को ही क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर। अब यूनिवर्सल मोटर को आपको पता है, यूनिवर्सल मोटर कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यूनिवर्सल मोटर जो आपको पता है कहाँ पे, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, मिक्सर या ग्राइंडर, तो क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है। वैक्यूम क्लीनर में भी हम लोग वैक्यूम क्लीनर, जो कि वहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिया ना, ये सिंगल फेज AC सीरीज मोटर, यहाँ पे सिंगल फेज नहीं रहता, तब AC सीरीज मोटर के यूनिवर्सल का केस है। लेकिन यूनिवर्सल का यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल मोटर कहाँ पे यूज़ करते हैं, मिक्सर या वैक्यूम क्लीनर में। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है वैक्यूम क्लीनर में कौन सा मोटर यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल मोटर। और हाइस्ट्रेस मोटर जो है हमेशा जहाँ पे टाइमिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वहाँ पे हाइस्ट्रेस, जहाँ पे टाइमिंग रिलेटेड एप्लीकेशन आएगा तो वहाँ पे मोस्टली हाइस्ट्रेसिस मोटर का यूज़ करते हैं। स्टीपर मोटर का यूज़ करते हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग में, स्मॉल रोबोटिक्स में, तो वहाँ पे हम लोग 3D प्रिंटिंग का यूज़ स्टीपर मोटर में करते हैं या स्मॉल रोबोटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू इज गिवन बाय। देखो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, देखो जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड, या ये तो ऑप्शन नहीं होगा यहाँ, न्यू बाय ओल्ड या ओल्ड, ये होगा आपका सही आंसर। क्या होगा, ये जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू SB न्यू बाय SB ओल्ड इंटू VB ओल्ड बाय VB न्यू का होल स्क्वायर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 को आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें देखो, यहाँ पे अगर आपको पता है कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो 16 है, फिर -83 है, उसका सेकेंड कम्प्लीमेंट निकालना है, क्या होगा। अब बाइनरी एडिशन देना, तो बाइनरी एडिशन बोल रहा था -16, यानी 16 को लिखना है, तो 1 है तो 1 को 0 0 0 1 लिख सकते हैं, 6 को 0 1 1 0, तो 16 का क्या हो जाएगा, ये बाइनरी फॉर्म आ गया। अब 83 का लिखना है, तो 83 क्या हो जाएगा, 8 का 1 0 0 और 3 का 0 0 1 1, ये आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, देखो 83 का और इसका आ गया, अब दोनों को हमको क्या करना है, एडिशन करना है, ऐड करना है।
तो ऐड करेंगे तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, 83 है तो यहाँ क्या है माइनस निगेटिव है, तो इसका मैं सेकेंड कम्प्लीमेंट निकालता हूँ। सेकेंड कम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालेंगे। फर्स्ट कम्प्लीमेंट मतलब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 0 1 1 1 1 1 0 0, इतना हो जाएगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे अभी, ठीक है। इसका डिटेल में करेंगे, आपको कंसेप्ट बताएंगे कैसे सेकेंड कम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। बस मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा माइनस ये पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 29 द स्पीड एट विच द 4 पोल अल्टरनेटर शुड बी ड्राइवन टू जनरेट 50 साइकिल पर सेकेंड। तो आपको NS निकाल लीजिए। NS पूछा, NS इक्वल टू डायरेक्ट 120 F/P। फ्रीक्वेंसी भी आपको स्पीड एट विच 4 अल्टरनेटर का पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, फ्रीक्वेंसी कितना होगा 50 साइकिल पर सेकेंड, बाय पोल दिया हुआ 4, तो कितना हो गया 1500 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 फॉर ए ट्रांसमिशन ऑफ पावर ए डायरेक्ट ड्राइव इज ओनली प्रिफर्ड व्हेन द स्लिप इज नेग्लिजिबल। कब होगा पूछा है, डायरेक्ट ड्राइव कब हम प्रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला बोला है द स्लिप इज नेग्लिजिबल, दूसरा है द स्पीड ऑफ द ड्रिवन मशीन इक्वल्स द मोटर स्पीड। डायरेक्ट ड्राइव कब यूज़ कर सकते हो, जब कोई भी मशीन को हम जिससे कपल करते हैं तो उसका स्पीड और जो ड्राइवर का स्पीड है दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द ड्रिवन मशीन इक्वल द मोटर स्पीड। नेक्स्ट है 31 द कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज्ड इन AC सीरीज मोटर। तो कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का यूज हम इसलिए करते हैं AC सीरीज मोटर में, ताकि हम क्या कर सकते हैं, स्पार्किंग को रिड्यूस कर सके। जो भी ब्रशेस पे स्पार्किंग होता है, रिड्यूस द स्पार्किंग एट ब्रशेस। मैक्सिमम HVAC ट्रांसमिशन लेवल इन इंडिया, जो अभी HVAC ट्रांसमिशन लेवल जो इंडिया का है वो 765 kV है। HVAC के बारे में पूछा, अगर HVDC के बारे में पूछता तो प्लस माइनस 1200 kV है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा HVAC के बारे में, तो कितना होगा 765 kV, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटिंग स्टेशन सप्लाई द वेरियस लोड दिया हुआ दोस्तों, ए कंज्यूमर है, B है, C है, D है, और इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन इज 2500 किलोवाट, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो सम ऑफ इंडिविजुअल कितना है, A प्लस B प्लस C प्लस D बाई कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड कितना है 2500। अब देखो A प्लस B कितना है 1500, प्लस B कितना है 750, C कितना है 100, D कितना है 450, बाई कितना है 2500। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1.12 आएगा। और डाइवर्सिटी फैक्टर का जो वैल्यू होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर का क्वेश्चन है। आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आर्मेचर करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो जो हम लोग बैक EMF लिखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का, EV इक्वल टू VT माइनस क्या होता है IA/RA। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो EV कितना हो गया, EV इक्वल टू VT दिया हुआ कितना 200 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज, IA कितना दिया हुआ 20, और आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ 20 इंटू 0.05, तो ये कितना होगा 199 वोल्ट, वोल्टेज निकल गया आपका, ठीक है। और आपको आर्मेचर करंट IA दिया हुआ है कितना 20 एम्पियर। तो पावर आप निकाल सकते हो, पावर क्या हो जाएगा P इक्वल टू EB/IA मतलब 20 इंटू 199, तो 20 में जब इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3980, इतना क्या हो जाएगा वोल्ट, इतना पावर हो गया तो इतना वाट हो जाएगा, 1980 वाट। आप दोस्तों क्या था कि आपको फार्मूला पता होगा क्या है, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू ओमेगा T, और ओमेगा क्या होता है स्पीड। तो P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2πN/60 इंटू टॉर्क। तो टॉर्क निकालना है यहाँ पे क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेट टॉर्क डेवलप्ड। तो T इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 60 इंटू P/2πN। अब देखो 60 इंटू पावर दिया हुआ 3980, 2πN दिया हुआ कितना, स्पीड 1200 RPM है, तो डायरेक्ट 1200 RPM लिखो यहाँ पे। तो जब इसका टॉर्क निकालेंगे तो 100/π न्यूटन मीटर आएगा अप्रॉक्स।
तो क्या हो जाएगा 100/π न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आप इस फार्मूला का यूज़ करके आप बना सकते हो। बैक ई मैप EB = VT - IR है, यहाँ से EB निकल जाएगा। पावर इक्वल टू क्या होता है EB × I, आर्मेचर करंट दिया होता है 20 × इतना इतना हो गया। P = ωt होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πn/60 × टॉर्क। तो टॉर्क मुझे निकालना है, तो टॉर्क कितना होगा 100/π। 35 है। 35 देखो ये यहाँ पे लॉजिक गेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा P है, और इसमें ये देखो ये सब का इनपुट सेम ही है, ये तीनों का इनपुट क्या है Q है, क्या है Q। और यहाँ पे Q बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉट गेट है, तो Q बार हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, इसका आउटपुट P × Q बार का पूरा हो जाएगा, क्योंकि क्या है NAND गेट है। और इसका क्या होगा यहाँ पे Q का Q ही रहेगा, और इसका Q × R का क्या हो जाएगा वार। तो Z = क्या लिखेंगे, Z = हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है NAND गेट है ये भी, तो P × Q इंटू क्या हो गया Q × R का इसका पूरा का बार, क्योंकि क्या है NAND गेट है। अगर आपको NAND गेट लिखना आता हो तो NAND गेट क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, NOR गेट में क्या होता है और गेट। NAND गेट में जो भी होता है, जैसे एंड गेट होता है, ये सपोज करो एंड गेट है, अगर A और B इनपुट दिए तो आउटपुट जो मिलेगा आपका आउटपुट क्या मिलेगा A × B। अगर इसी में यहाँ पे नोट लगा दिए और एक समझो कि A और B है, दो इनपुट है, ये आउटपुट मुझे लिखना है, और क्या है यहाँ पे नोट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A × B का बार, ठीक है। तो उसी तरह से इस फॉर्मूला को लिखें, तो Z = क्या हो जाएगा P × Q डबल बार हो जाएगा, फिर इस डॉट की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि ऊपर बार क्या है सेपरेट हो जा रहा है, फिर प्लस Q × R का बार। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा डबल, तो P × Q बार प्लस क्या होगा Q बार प्लस क्या होगा Q × R। अब देखो Q बार कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 1 + P + Q × R। अब देखो 1 + P जो होता है 1 होता है, तो Q बार प्लस Q + R, तो इसको हम लोग Q × R, तो इसको हम लोग Q बार प्लस R लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर Q बार + R। ये होता है A बार + AB = अगर होता है तो इसको हम डायरेक्ट A बार + B लिख सकते हैं। नेक्स्ट सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल आपको पता है कोई भी स्फीयर का 4π स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट है 37, इफ़ द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द DC शंट जनरेटर इज डिस्ट्रॉय एक्सीडेंटली इट मे बी रीस्टोर्ड बाय। कैसे रीस्टोर करेंगे, जब एक सेपरेट DC सोर्स लगाएंगे शंट के थ्रू, ठीक है। तो शंट के थ्रू आपको एक DC सोर्स लगाना पड़ेगा, किसके लिए, उसको रीस्टोर करने के लिए, जो भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है उस मैग्नेट का। नेक्स्ट है 38, इफ़ द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ सिस्टम अप टू द फॉल्ट पॉइंट दिया हुआ है x दिया हुआ 0.03, बेस KVA इज इतना, फाइंड द शॉर्ट सर्किट KVA। शॉर्ट सर्किट KVA निकालना, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट KVA निकालना है, तो आपको शॉर्ट सर्किट KVA = क्या होता है आपका, कितना दिया है बेस KVA बाई कितना हो जाएगा आपका, क्या है रिएक्टेंस क्या है बेस KVA बाई x। तो बेस KVA क्या है 9000 बाई रिएक्टेंस क्या है 0.03, तो ये 00 हो जाएगा, ये तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30% है दोस्तों, 3 नहीं 30% है, तो ये क्या होगा 0.3 होगा, तो इसको सॉरी 0.3 होगा, तो ऊपर ये कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000, क्योंकि यहाँ पे 30% है, 30/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा 30,000। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्विंग। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का लैंप दिया हुआ है, सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप और इनकैंडेसेंट लैंप और मर्करी वेपर लैंप। तो स्ट्रोबोस्कोप इफेक्ट जो होता है किस में नहीं होता है, तो इनकैंडेसेंट लैंप में नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है चौक होता है इग्नाइट करने के लिए, और क्या होता है इसमें स्टार्टर होता है। क्या होता है स्टार्टर, जो हम लोग जो इनकैंडेसेंट लैंप या जो ट्यूबलाइट आता था उसमें हम लोग क्या करते थे इग्नाइट करते थे वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और स्टार्टर के थ्रू हम लोग करंट को इंजेक्ट करते थे, तो इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट, एट व्हिच पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर हैज़ ए नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ट्रांसफार्मर में हमेशा किस में होता है लीडिंग पावर फैक्टर में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर।
वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर अगर पूछेगा, वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर के केस में, ट्रांसफार्मर, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर केस में, E2 माइनस V2 बाई E2। तो E2 का मतलब हो गया नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज बाय फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, अब बाई क्या होगा नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। तो E2 इक्वल टू क्या होता है नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज बाय, और उसके बाद V2 क्या होता है फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और रेगुलेशन का एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, कभी कभी रेगुलेशन अगर आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपका जो करंट कितना है वो दिया होता है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं रेगुलेशन। यहाँ पे मैं रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रेगुलेशन का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसका फॉर्मूला I2 R02, ठीक है, इंटू कॉस φ2 प्लस माइनस I2 X नॉट टू साइन φ2 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे E2, नीचे क्या है E2 है। अब देखो प्लस और साइन, प्लस का साइन अगर प्लस साइन लेना है तो अगर आपका लैगिंग लोड होगा तब, लैगिंग लोड होगा तो प्लस साइन लेना है, माइनस कब लेना है जब लीडिंग लोड होगा, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में लीडिंग लोड है, ठीक है, तो प्लस माइनस का मतलब आप ये समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव्ड इन ए ट्रांसफार्मर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कब अचीव करते हैं जब आयरन लॉस क्या होता है कॉपर लॉस के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट व्हेन इट्स ऑपरेट विथ, कब हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करेंगे सिंक्रोनस मोटर को, जब ओवर एक्साइटेशन मोड में सिंक्रोनस मोटर काम करेगा तब हम उसको क्या करेंगे यूज एज ए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसफर फंक्शन, ये दिया हुआ है, इसको आप लेप्लास में लिखिए, इसको क्या करेंगे हम लेप्लास में अगर लिखेंगे तो क्या होगा dCt/dt को हम क्या लिख सकते हैं S इंटू CS प्लस 2CS इक्वल टू RS, ये होगा ना। अब देखो CS कॉमन ले लिया, S प्लस 2 इक्वल टू RS, तो CS बाई RS, यही तो ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, कि क्या होगा 1/s+2, 1/s+2 कहाँ पे ऑप्शन में, इसको e⁻⁻2t भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/s+2 ऑप्शन में कहाँ पे है GS इक्वल टू, इसी को आप CS/RS को GS लिख सकते हो, GS इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻⁻2t या 1/s+2, ऑप्शन में e⁻⁻2t भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पे 1/s+2 क्योंकि लेप्लास का क्वेश्चन है और उसका ट्रांसफर फंक्शन पूछा था। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच मेथड इज ऑप्टेड टू अचीव स्पीड कंट्रोल एबव द रेटेड RPM फॉर ए DC मोटर, ठीक है, देखो एबव क्या हुआ अचीव स्पीड एबव द रेटेड RPM, जब भी स्पीड जो है बेस स्पीड से ज़्यादा होगा तो उस जो है उसको बोलते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पावर ड्राइव भी बोलते हैं, कांस्टेंट पावर ड्राइव। जब भी एबव बेस स्पीड होगा और बेलो बेस स्पीड होगा तो उसको हम लोग जो ये जो होता है ना वॉट लियोनार्ड मेथड में ही होता है, एबव बेस स्पीड, एबव बेस, ठीक है, बेलो बेस स्पीड, अगर बेलो बेस स्पीड के बारे में पूछता तो इसमें कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव की तरह काम करता है, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव की तरह काम करता है, ठीक है। एबव बेस स्पीड के बारे में पूछा है तो यहाँ पे कांस्टेंट पावर ड्राइव की तरह काम करेगा, उसी को फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीड कॉम्पनसेटर, लीड कॉम्पनसेटर के बारे में पूछा है, तो लीड कॉम्पनसेटर क्या होता है 1/β इंटू 1+s+1/t बाय s प्लस 1/βt वेयर बीटा इज लेस देन 1। नेक्स्ट ए यूनिवर्सल मोटर इज प्रेफर्ड फॉर व्हिच एप्लीकेशन, देखो यूनिवर्सल मोटर को हमेशा हाई स्पीड एंड हाई टॉर्क एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सल मोटर जो होता है क्या होता है कम्यूटेटेड सीरीज ऑन मोटर होता है, ठीक है, और यूनिवर्सल मोटर को AC और DC, AC एंड DC दोनों सप्लाई से चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे यूनिवर्सल मोटर एक हाई स्ट्रेस मोटर होता है, उसमें आप लो पावर फैक्टर लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है,
लो पावर फैक्टर और लो स्टार्टिंग टॉर्क किस में होगा, हिस्टैरिसीस मोटर में। अगर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बोलेगा तो उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है और लो पावर फैक्टर होता है। और होता है कैपेसिटर रन मोटर में, उसमें लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है और हाई पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो मैं इसमें जो है कैपेसिटर रन मोटर, CRM का मतलब हो गया कैपेसिटर रन मोटर। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे लो स्टार्टिंग क्या होगा, लो स्टार्टिंग टॉर्क होगा, ठीक है, और हाई पावर फैक्टर होगा, हाई पावर फैक्टर होगा, वहाँ पे कैपेसिटर रन मोटर यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क और लो पावर फैक्टर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, एग्जाम में रिपीटेडली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। यहाँ पे दिया डिटरमाइन द चार्जिंग करंट IC एट 50 हर्ट्ज दिया है, सिंगल कंडक्टर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हैविंग वोल्टेज टू ग्राउंड ऑफ 500 kV। द कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर टू ग्राउंड इज 2 नैनोफैराड पर किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे चार्जिंग करंट IC इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, IC इक्वल टू क्या होता है, V इंटू ओमेगा C। ठीक है, अब देखो आपको पता है क्या क्या दिया, वोल्टेज दिया हुआ कितना है 500 kV, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपका कितना 50, और कैपेसिटेंस दिया हुआ 2 नैनोफैराड पर किलोमीटर। तो चार्जिंग करंट IC निकाल लो, यहाँ से IC इक्वल टू पुट कर दो 500 kV को क्या आप बदल लिए वोल्टेज में, 500 इंटू 10⁻3, और आपका क्या लिखना है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, 2π फ्रीक्वेंसी आपका 50 है, ठीक है, और आपका क्या है 2 नैनोफैराड दिया हुआ है, तो 2 नैनोफैराड को फैराड में बदलेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻9। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो आपका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर जो होगा 0.1 पाई एम्पियर होगा, 0.1 पाई एम्पियर। बस आपको ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, IC इक्वल टू V इंटू ओमेगा C। ऐसे भी IC इक्वल टू क्या होता है, देखो V इक्वल टू क्या होता है IC इंटू XC कर सकते हैं, तो X या IC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IC इक्वल टू V/XC। ठीक है, अब V/XC क्या होता है 1/ωc, तो V/ωc हो जाएगा, वही है यहाँ पे IC इक्वल टू V/ωc। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिमांड का क्वेश्चन है। मैक्सिमम डिमांड ऑफ सब स्टेशन 20 मेगावाट और कनेक्टेड लोड इतना है। तो डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। तो बना दो, मैक्सिमम डिमांड आपको दिया है 20 और कनेक्टेड लोड क्या है 43, तो आपका क्या सही आंसर आ जाएगा 0.46, क्या आएगा 0.46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, एक कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर है, ठीक है, और क्या है एक क्या है एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, क्या है बार मैग्नेट। तो इसका रिलेशन पूछा है, सो द बेलो स्टेट व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे दोस्तों 1 और 3 दोनों ट्रू है, ठीक है, 1 और 3 दोनों ट्रू है। क्या है, द इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज पोस्ट टुवर्ड्स द कंडक्टर इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा कोई भी जो बार मैग्नेट होता है, ठीक है, सपोज करो कि एन है साउथ है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स जो होता है हमेशा किधर से जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा। कहाँ से जाएगा, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, बस इसको याद रखिए। तो इसी कंसेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉल्यूटेड या कोस्टल एरिया शुड बी कंप्लीटेड कब, बिफोर द ऑनसेट ऑफ द विंटर। तो कम से कम वंस बिफोर द क्या होगा, वंस बिफोर द ऑनसेट ऑफ द विंटर। नेक्स्ट है 51, 6 पोल 50 इयर्स 3 फेज इंडक्शन मोटर डेवलप मैकेनिकल पावर, ठीक है, मैकेनिकल पावर डेवलप कितना कर रहा है आपका दिया हुआ 16.252 किलोवाट एट ए रोटर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ इतना। वैल्यू ऑफ द रोटर कॉपर लॉस पूछा है। आप देखो रोटर कॉपर लॉस पूछा है, तो इसको किस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ वो लिख लो कितना है 150 हर्ज। रोटर फ्रीक्वेंसी भी दिया है, ये भी लिखो, रोटर फ्रीक्वेंसी कितना है 1.5 हर्ज।
तो स्लिप इक्वल टू निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी 1.5 बाय 50, तो 0.03 हो गया क्या स्लिप। अब रोटर पावर दिया हुआ है, रोटर पावर आउटपुट या एयर गैप पावर उसी को बोलते हैं, पी जी इक्वल टू 16.252 किलोवाट। तो रोटर कॉपर लॉस क्या होगा ये पूछ रहा है ना, तो रोटर कॉपर लॉस इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी सी यू इक्वल टू एस बाई 1 माइनस एस इंटू पी जी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एस बाई 1 माइनस एस इंटू पी जी। अब देखो एस पता है आपको 0.03 बाई क्या है 1 माइनस 0.03, और एयर गैप पावर कितना है 16.252 क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.5026 किलोवाट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे आधारित है। ये लीनियर सिस्टम क्या होता है, लीनियर सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी दोनों को सेटिस्फाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ए सिस्टम यूटिलाइज लुमिनरी व्हिच सेंड मोस्ट ऑफ द लाइट डाउनवर्ड्स डायरेक्टली ऑन ए वर्किंग प्लेन बट ए कंसिडरेबल अमाउंट रीच द सीलिंग एंड वॉल्स। उसको सेमी डायरेक्ट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी डायरेक्ट लाइट। सेमी डायरेक्ट लाइट क्या होता है, सपोज करो कोई सरफेस है, ये क्या है डाउन सरफेस है, और क्या है सीलिंग है, ये क्या है, ये सीलिंग है। तो जो लाइट का डायरेक्शन होगा कुछ तो इधर भी आएगा और कुछ अपर भी जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी डायरेक्ट लाइट। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर। लेंथ दिया हुआ है एल इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर, वेलोसिटी दिया हुआ 20 मिली पर सेकेंड, थीटा दिया हुआ 45 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स दिया हुआ है फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एम दिया हुआ है बी इक्वल टू 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो मुझे निकालना क्या है, वोल्टेज निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो ई इक्वल टू क्या होता है, बी वी एल इंटू साइन थीटा। तो बी आपको पता है 0.5, वी आपको पता है वेलोसिटी 20, एल पता है 2 मीटर और साइन 45, तो 0.5 इंटू 40 इंटू साइन 45 का 1/√2। तो जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो 14.14 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 14.14 वोल्ट। नेक्स्ट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर यूजिंग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम व्हिच ऑफ द सीटी कनेक्शन इज यूज। देखो जब भी डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर पूछेगा तो डेल्टा जहाँ रहेगा तो वहाँ स्टार यूज करेंगे और स्टार साइड डेल्टा। जब भी सिटी की बात होगी किस तरह से हम सिटी को कनेक्ट करेंगे, तो इसका सही पे क्या होता है, डेल्टा की जगह क्या करेंगे स्टार। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी में स्टार और स्टार की जगह डेल्टा, तो सेकेंडरी डेल्टा। अगर सपोज करो कि यहाँ पे डेल्टा की जगह स्टार रहता और स्टार की जगह डेल्टा, तो डेल्टा की जगह स्टार रहेगा तो यहाँ डेल्टा सिटी और स्टार डेल्टा की जगह स्टार सिटी यूज करते, उल्टा करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लैगिंग लोड पावर फैक्टर द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्या होगा। अभी बताए थे, पीछे भी क्वेश्चन आया था। यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का केस है, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, अंडर एक्साइटेड होगा। नेक्स्ट है बीजीटी हैज इट्स बेस करंट दिया हुआ है, ठीक है, और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा भी दिया है 0.9, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट इफ द आईसीबी, ठीक है, इज फाउंड टू बी 30 माइक्रो एम्पियर। तो बेस करंट आपको लिख लो आई बी इक्वल टू क्या है 0.02 मिली एम्पियर, और उसके बाद अल्फ़ा आपको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर 0.9 दिया है। ICBO क्या है 30 माइक्रो एम्पियर। तो इसको मिली में बना लेते हैं क्योंकि यहाँ मिली में दिया है, तो 0.03 मिली एम्पियर इसको लिख सकते हैं माइक्रो को। अब देखो फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू, क्योंकि एमीटर करंट निकालना आता है 1/1 माइनस क्या होगा अल्फ़ा, और क्या हो जाएगा IB प्लस क्या हो जाएगा ICB0। ये फॉर्मूला आप याद रखो। अब यहाँ से बन जाएगा 1/1 माइनस 0.9 इंटू 0.02 प्लस 0.03। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा 0.5 मिली एम्पियर। बस ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फ़ा इंटू IB प्लस ICB0। अल्फ़ा क्या हो गया करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, अल्फ़ा इक्वल टू होता है IC/IE।
इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द स्लिप इज जनरली, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है स्लिप का रेंज क्या होता है 2% से 5% के बीच होता है। व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डू नॉट हैव नॉन लीनियर स्केल, देखो नॉन लीनियर स्केल इसमें से कौन सा किसका नहीं होता है, तो पीएमएमसी जो होता है लीनियर स्केल होता है, इसमें क्या होता है लीनियर स्केल। और जितने भी है इंस्ट्रूमेंट सब मूविंग आयरन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ईएमएमसी तो सब क्या होता है नॉन लीनियर स्केल होता है, ठीक है। इसमें जो होता है टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, और इसका टीडी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और इसका जो है वोल्टेज स्क्वायर होता है, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ इंसुलेशन डिजाइन मॉडर्न ईएचवी लाइंस, तो जब भी ईएचवी के बारे में पूछेगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, तो जब भी इंसुलेशन हम डिजाइन करते हैं तो स्विचिंग वोल्टेज, स्विचिंग ओवर वोल्टेज या स्विचिंग सर्ज वोल्टेज पे डिजाइन करते हैं। स्विचिंग ओवर वोल्टेज, यहाँ पे ओवर भी दे सकता था एग्जाम में, या सर्ज वोल्टेज, ठीक है। द बेसिस ऑफ इंसुलेशन डिजाइन मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज, किस पे करते हैं, स्विचिंग ओवर वोल्टेज या स्विचिंग सर्ज वोल्टेज पे। तो टोटल आज 60 क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट सीरीज में आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 61 से 120 उसको कवर करूँगा। जो भी दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हैं कृपया करके सब्सक्राइब भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, ताकि जो भी मेहनत करता हूँ इसके पीछे थोड़ा लगेगा कि मैं जो भी एफर्ट कर रहा हूँ आप लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।